नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षा है आपकी, जैसे पटवारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आप लगा लो। आपकी 80% तैयारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो वही सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। हम MPGK की भी सीरीज शुरू करेंगे, उसमें भी आपको पूरे क्वेश्चन में लगा दूंगा, और साइंस की भी। तो आप अगर आप मुझे अच्छा सपोर्ट करोगे तो जरूर मैं दोस्तों इस पर और ज़्यादा काम करूंगा, है ना। तो ये हम साइंस का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ब्लड। कौन सा? हम ब्लड पढ़ रहे हैं, ब्लड को। तो ब्लड चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें हम सभी क्वेश्चन देखेंगे ब्लड से कितने क्वेश्चन अभी तक व्यापक में पूछे गए, है ना। और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, यहाँ पर है ना, क्लियर लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यही कि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्यों? यहाँ पर क्यों पूछा गया प्रश्न की थोड़ी नेचर को समझिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि कोई विशिष्ट कारण नहीं है, वे रोगों से लड़ती है, वे दूध के बूंद जैसे दिखाई देती है, वे रंगहीन होती है। दोस्तों, ल्यूकोसाइट होती है जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहती है, इनमें कोई रंग नहीं होता, ठीक है, वो रंगहीन होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, व्याख्या भी देख लीजिए कि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि रंगहीन होती है। ल्यूकोसाइट शरीर की संक्रामक रोगों, ये इंपॉर्टेंट है, संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती है। हमें पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप थ्योरी एक बार पढ़ लेना, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एनीमिया निम्न की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी के कारण होता है। तो ये ध्यान रखना, एनीमिया और आयरन और हीमोग्लोबिन, इनका महत्वपूर्ण रिलेशन है, तो ध्यान रखना है। एक तो एनीमिया, आयरन और हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि एनीमिया आयरन की कमी से होता है। आयरन हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, मैंने इसलिए इसको रिलेट कर दिया आपसे। शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी होती है, ध्यान रखना, है ना। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है वो देख लीजिए। तो हीमोग्लोबिन का कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित करना होता है, परंतु इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आती है, जिससे व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती है। तो वे रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन युक्त, मतलब कि शुद्ध रक्त, जो ऑक्सीजन युक्त होता है उसे शुद्ध रक्त बोलते हैं ना, शुद्ध रक्त, उसको शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती है। तो वो होती है दोस्तों आपकी धमनियाँ, ध्यान रखना। धमनियाँ क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्तों को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती है ना। और सिराएं क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लाती है। तो धमनियाँ वे रक्तवाहिका होती है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त शरीर को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो इसीलिए आपको भी यह क्वेश्चन देखना है और आप मन में आपको सोचना है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता धमनियों के बारे में गलत है। अब यहाँ पर प्रश्न की थोड़ा नेचर को समझिए, प्रकृति को समझिए। वो गलत पूछ रहा है ना, कि एक इसमें एक पॉइंट होगा जो धमनी के बारे में गलत बात बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि धमनियां रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है ना। दूसरा है कि धमनियों में वाल्व नहीं होते, बिल्कुल सही है, धमनियों में वाल्व नहीं होते दोस्तों, है ना। तीसरा है धमनियां रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि धमनियों का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। नसों की तुलना में धमनियों की दीवार मोटी होती है, ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। धमनियों की जो दीवार होती है मोटी होती है ना। तो जो गलत ऑप्शन है ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाया गया है ना, फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है। धमनी के बारे में क्या है कि जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है ना, वो सिराएं करती है, ठीक है। सिराएं अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है, और धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो ये दो पॉइंट है। अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसका व्याख्या मैं आपको बता चुका हूँ कि धमनियां वे रक्तवाहिका होती है जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में आगे पहुँचाती है। पाल्मोनरी एवं अव अवलनाल धमनियों के अलावा सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। इसमें एक अपवाद है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन एक अपवाद है, पाल्मोनरी धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, और पाल्मोनरी सिरा है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। ये दो अपवाद ध्यान रखना। एक बड़ी रक्तवाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है। एक बड़ी रक्तवाहिका, बात वही, इसको घुमा के फिर रहा है, धमनी आएगा इसका आंसर भी, है ना, जो हृदय में ले जाती है रक्तों को। तो इसका आंसर भी धमनी ही आएगा। कुछ नहीं, नेचर घुमाए तो प्रश्न का नेचर चेंज कर देते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया करिए। वही है कि धमनी एक बड़ी रक्तवाहिका है जो हृदय से शरीर के विभिन्न अन्य भागों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है। तो धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो डीऑक्सीजनेट, है ना, रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाना। मैंने धमनी का कार्य आपको बता चुका हूँ।
तो धमनी क्या करती है दोस्तों, शुद्ध रक्तों को, ऑक्सीजन रक्तों को ले जाती है। तो इसमें ये रहा बी ऑप्शन, देखिए इसका बी ऑप्शन है कि ऑक्सीजन रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला एक कब पूछा गया था, श्रम निरक्षक कनिष्ठ त्याग में पूछा गया था। अगला हम देख लेते हैं कि रक्त में कोशिकाएं होती है ना, जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। रक्त में कौन सी कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है, हमने पहला क्वेश्चन ही डिस्कस किया था। तो वो जो रक्त कणिकाएं होती है वो है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं है वो रोगों से लड़ती है। और लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है पता है आपको, आरबीसी। आरबीसी आपको वो काम करती है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है ना, ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में पहुंचाती है। प्लेटलेट से क्या करती है, ये क्या करते हैं, थक्का जमाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इसका भी कि सफेद रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना। WBC का जीवन काल ध्यान रखना 2 से 4 दिन। आप मुझे नीचे कमेंट करिए कि RBC का जीवन काल कितना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है, तो मैं बता था आरबीसी का रिलेटेड हमेशा, आरबीसी हमेशा हीमोग्लोबिन से रिलेट है, ध्यान रखना है ना। आरबीसी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो मोस्टली उसका आंसर हीमोग्लोबिन ही आता है। तो ये ऑप्शन आपका आएगा हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर भी देख लीजिए इसका है कि लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन कहलाता है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़े या गीलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। अगला हम देखते हैं कि रुधिर बिंबाणुओं का प्रमुख कार्य में सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है, रुधिर बिंबाणु मतलब इसको प्लेटलेट से भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, थक्का जमाने में, मैंने अभी आपको जस्ट आपको इसका डिस्कस किया था, ये थक्का जमाने में काम करता है ना। चलिए तो ये हम इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं नीचे भी। तो यहाँ क्या है कि रुधिर बिंबाणु हिंदी में बोलते हैं और प्लेटलेट्स इंग्लिश में बोलते हैं का प्रमुख कार्य रक्त का थक्का जमने में सहायता करना है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं होता। और किसमें केंद्रक नहीं होता, और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन अपवाद, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है ना, लेकिन ऊंट और लीमा है ना, लीमा नाम से पूछे, लीमा, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, लेकिन WBC में, ध्यान रखना, WBC में केंद्रक होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, WBC में केंद्रक होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, WBC में क्या होता है, केंद्रक होता है ना। तो WBC में केंद्रक होता है, सिर्फ RBC में और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। RBC में भी अपवाद है, एक रूट और लीमा इनकी RBC में, रूट और लीमा के RBC में केंद्रक होता है। डेंगू ज्वर के दौरान मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट्स से कमी का जब डेंगू ज्वर होता है तब मानव शरीर में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कमी हो जाती है, खून पतला हो जाता है इसमें बेसिकली। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ होता है यूनिवर्सल डोनर और ए भी होता है यूनिवर्सल रिसीवर, है ना, ध्यान रखना। तो रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। या किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, किसी को भी रक्त दे सकता है। इसका प्रमुख कारण इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसमें कोई भी दोस्तों एंटीजन नहीं है। एंटीजन मतलब कैपिटल है कैपिटल बी, ये नहीं है ना। और एंटीबॉडी मतलब स्मॉल है स्मॉल बी। चले, जबकि ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट का मतलब यूनिवर्सल वो सर्वग्राही होता है, हिंदी में इसको सर्वग्राही बोलते हैं। एबीओ रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों बहुयुग्म विकल्पी का, क्या आएगा, बी। तो जो एबीओ रुधिर वर्ग होता है हम जो पढ़ते हैं वो बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण है। तो जीव में रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेन स्टेट ने की थी, है ना। प्रमुखता से 4 रुधिर वर्ग होते, ए बी बी ओ। दिया गया रुधिर वर्ग बहुयुग्म विकल्पी है, बहुयुग्म विकल्पी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बच्चे का रुधिर का समूह ओ है ना, तो उसके पैतृक का रुधिर समूह नहीं हो सकता। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए इसमें एक फार्मूला है ना। अगर कभी ब्लड टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि संभावना, अगर एक माता पिता के ब्लड ग्रुप ये है तो उसके बच्चे को का कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है ना। तो इसमें कुछ एक फार्मूला है, यहाँ मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, है ना, कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ सीधा इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सी है, यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे का रुधिर समूह ओ है तो उसके पैतृक का रुधिर समूह नहीं हो सकता है ना।
तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन था घुमा के पूछा है, तो ए बी नहीं हो सकता है। इसका फार्मूला मैं आपको दिखा दूंगा कभी। तो यदि पैतृक रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ए बी अथवा ए बी होगा, और असंभावित रक्त समूह क्या होगा, ओ होगा। चलिए, एबीओ वंशागति प्रदर्शित करता है, तो एबीओ वंशागति प्रदर्शित करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है आंशिक सह प्रभाविता की वंशागति प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो एबीओ किसकी प्रदर्शित करता है, आंशिक सह प्रभाविता की। इसका भी हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। जो में रुधिर वर्गों की खोज लेन स्टीन ने की थी। प्रमुखतः 4 रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी ए बी बी ओ। तो एबीओ जो रुधिर वर्ग आंशिक सह प्रभाविता वंशागति प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना। गर्म रक्त प्राणी क्या होते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है। तो गर्म रक्त प्राणी क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। हम जो मनुष्य होते हैं वो गर्म रक्त प्राणी होते हैं, तो जिसमें असमताप होता है, जिनमें गर्म रक्त होता है, या फिर जो परिवेश के साथ शरीर के तापमान को बदलते हैं, जो नियंत्रण शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है, जो हम रक्त का काम क्या है। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मैंने बात किया आपको एक बात बताई थी कि जो मनुष्य का रक्त होता है वो गर्म रक्त होता है ना। तो मनुष्य का रक्त का एक काम होता है हमारे जो टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ ही गया है ना, वही कि जो निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, जिसका आंसर भी यही आएगा। तो गर्म रक्त प्राणी वह होते हैं जो निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। रक्त में उपस्थित विषाणुओं का एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर में उपस्थित हार्मोन्स एवं प्रोटीन उपलब्ध कराना होता है ना। गर्म रक्त के प्राणियों के को समतापी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, समतापी, क्योंकि उनके शरीर का आंतरिक तापमान सभी मौसमों में एक जैसा रहता है, सभी मौसम में एक जैसा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में सहायक होता है। बता चुका हूँ मैं आपको, विषाणु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन दोस्तों घुमा के वहीं से पूछ जाते हैं। रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है। रक्त फेफड़ों से हृदय में, ठीक है। तो फेफड़ों से हृदय में, देखो फेफड़ों से हृदय में रक्त जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहां पर आप क्वेश्चन क्या लगाओगे यहाँ पर कि जो फेफड़ों से जो रक्त जाता है हृदय में वो शुद्ध होके जाता है ना। तो कहने का मतलब कि फेफड़ों से हृदय में, हार्ट में जो रक्त जाता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। पहली बात तो ये। अब आप सोचोगे सर ऑक्सीजन युक्त है तो धमनी होगी, नहीं। यहाँ पर एक अपवाद है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि फुसफुसीय सिरा और फुसफुसीय धमनी अपवाद है। तो फेफड़ों से हृदय में जो जाता है वो फुसफुसीय सिरा से जाता है, शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुसीय सिरा से जाता है, ध्यान रखना, है ना। चलिए, यहाँ पर वो बताया भी गया है कि रक्त फेफड़ों से हृदय में फुसफुसीय सिरा द्वारा प्रवेश करता है। सिराओं में जो रक्त प्रवेश होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। रक्त का पंपिंग स्टेशन क्या है। रक्त का पंपिंग स्टेशन आप बताना है। यहाँ पर आप हृदय लिखोगे तो हृदय तो है नहीं, हृदय तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, सॉरी, हृदय का ऑप्शन है दोस्तों। इसमें हृदय के कुछ पार्ट भी है और हृदय का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन पर नहीं जाना है, पूरे हृदय पर ही जाना है ना। अगर हृदय नहीं रहता तो फिर वो बात और आपको यहाँ सोचना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी, हृदय। तो रक्त का पंपिंग स्टेशन क्या है, हृदय। हृदय का शरीर का एकमात्र महत्वपूर्ण अंग है। यह हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त को धकेलता है। हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के द्वारा मिलता है जो कोरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, क्या है वो, आरबीसी है। सी ऑप्शन आएगा इसका, आरबीसी आएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि रक्त का परिवहन आरबीसी के माध्यम से होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन होता है। सिंपल बात है, एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है ना। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। तो लाल रक्त कणिकाओं क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ ना। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट होता है उसको आरबीसी कहते हैं ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। लसिका क्या है। WBC रहित रक्त, आरबीसी रहित रक्त, है ना। फिर स्वयं जीवद्रव्य, लघु पट्टिका, ऑरेंज रहित जीव द्रव्य। तो लसिका क्या है दोस्तों, आरबीसी रहित रक्त होता है। अगर आप आरबीसी निकालोगे तो जो बचेगा वो है लसिका, है ना। चलिए, जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग रुधिर रस कुछ भौतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर निकलता हुआ यही रुधिर लसिका होता है ना। ये क्या होता है कि कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर निकल जाता है और यही लसिका होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
द्विअक्ष जनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा, है ना। तो ये शिरा बताया गया है जो अशुद्ध रक्त नहीं ले जाती है। तो मैंने आपको अपवाद बताया था, शिरा क्या है, अशुद्ध रक्त को ही ले जाती है, लेकिन एक अपवाद है पाल्मोनरी, है ना, या फुसफुस शिरा है जो अशुद्ध रक्त को नहीं ले जाती है बल्कि शुद्ध रक्त को ले जाती है। उसी तरह शुद्ध रक्त को कौन ले जाती है, धमनियाँ ले जाती है, लेकिन एक धमनी है जो क्या अपवाद है, वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, वो है फुसफुस धमनी, है ना। चले अगला क्वेश्चन है कि मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया कि मुख की जो गुहिकाएं है, रक्त वाहिका है, हृदय, है ना, निम्न इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो इस सल की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका व्याख्या देख लीजिए कि मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय आदि सल की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। सल की उपकला कोशिकाएं प्लेट और आयताकार नाभिक के साथ फ्लैट है। इसके टाइल की तरह दिखने का इसे फुटपाथ एपिथेलियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे फुटपाथ एपिथेलियम, किसको, सल की उपकला को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों आज, है ना, और 25 क्वेश्चन बाकी का रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। चले बड़े कुटकुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है ना। तो बड़े कुटकुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन इधर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये है, आप देख सकते हो। पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें सभी विकल्प भी दिया गया है, तो फिर सभी विकल्प पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कुटकुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता होती है, हाँ तो होती है ना। फिर सिर्फ बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना, बिल्कुल सही है। सिर्फ मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रायलर को पालने हैं, तो सही है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त, तो सही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 के दिनों में नवीनीकृत हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, तो वही 120 दिन होता है, तो इसमें आरबीसी ही आएगा, है ना। तो यही है कि आरबीसी रक्त कोशिका रीढ़धारी प्राणियों के श्वसन अंगों के से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचाने का सबसे सहज और व्यायाम तरीका है। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। WBC की बताइए और प्लेटलेट्स की आप कमेंट कर सकते हो। मनुष्य में रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, और नॉर्मल भी है, सबको पता होना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 120/80 आएगा, है ना, ठीक है। ये मत लगा देना क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो पहले 120 आएगा और 80 आएगा। चले तो ये उस पनीले द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। आप रक्त कोशिकाएं तैरती है उसका नाम बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है दोस्तों आपका जीव द्रव्य प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में है जो रक्त कोशिकाएं तैरती है। तो प्लाज्मा रक्त का पनीला भाग है जिसमें समस्त पदार्थ घुलनशील तथा अघुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें पाई जाने वाली आरबीसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है तथा आरबीसी शरीर के ऑक्सीजन के प्रयोग का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, द्विअक्षजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा, वही बात क्वेश्चन इसने डबल से पूछ लिया है ना, तो वो आपका फुसफुस शिरा आएगा। क्वेश्चन वही बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो ह्यूमन टी ल्यूकेमिया, टी बताया जा रहा है ना। ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका कौन सा विषाणु रोग उत्पन्न करता है, तो इसका आएगा रुधिर कर्क रोग। मतलब रुधिर कर्क रोग को क्या बोलते हैं कि ब्लड कैंसर, है ना। रुधिर कर्क रोग किसके कारण, ये ह्यूमन टी ल्यूकेमिया विषाणु, है ना। चले रुधिर टी सेल, ये देखिए टी सेल बताया गया है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया विषाणु ब्लड कैंसर के लिए रुधिर कर्क रोग जिम्मेदार है जो ब्लड सेल में अवांछित वृद्धि, कमजोरी व ट्यूमर बना सकता है। चले अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो होता है मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.5 होता है ना। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या भी देख लीजिए कि मानव रक्त लोह तत्वों और सोडियम पोटेशियम आदि के कारण क्षारीय प्रकृति का होता है। तो 7.5 मतलब क्षारीय प्रकृति का, 7 से ऊपर है तो क्षारीय प्रकृति का होता है और जिसका पीएच 7.5 होता है। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होते, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। O में एंटीजन नहीं होते तो AB में एंटीबॉडी नहीं होते, ठीक है। D आएगा इसका, क्या आएगा इसका, सॉरी ऊपर से A आएगा, अनुपस्थित होते हैं ना, तो उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं और O में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं ना। ये दो चीज़ें ध्यान रखना। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, हम और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ तो जरूर प्रैक्टिस करें, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।